हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th सीबीएसई हिंदी की ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक सूरदास के पद और तुलसीदास और नेताजी का चश्मा लिटरेचर में और ग्रामर में अनुच्छेद है। ठीक है, अन्य टॉपिक हैं वो मैंने ग्रामर में भी डाले हैं, तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाके अन्य टॉपिक और अन्य चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहले जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावाद से है। ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, जब आपने सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा होगा। तो छायावाद जैसी एक शब्द है, छायावाद का मतलब होता है, देखिए आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा जाता है। तो उन कालों के बीच में कई सारे वाद आए, ठीक है, और कई सारे युग आए, जैसे द्विवेदी युग है, शुक्लोत्तर युग है। तो ऐसे छायावाद युग भी आया। उसमें एक 4 पिलर थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इन चारों स्तंभ में जयशंकर प्रसाद सबसे सीनियर थे और उनकी रचनाओं में छायावाद प्रारंभ से दिखाई देता है। अब छायावाद का अर्थ क्या है? छायावाद का अर्थ ये है बच्चों, जब कोई मनुष्य अपने बात को रखने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है या प्रकृति में मानविक गुणों को डालता है, तो उसे छायावाद कहते हैं। और इसी छायावाद से मानवीकरण अलंकार का उद्भव हुआ। मानवीकरण अलंकार, एक अलंकार की वीडियो भी मैं डालूंगी, जिसमें 10th और 9th दोनों के ही अलंकारों को सम्मिलित करूंगी। तो मानवीकरण अलंकार इसी छायावाद की देन है। बहुत सारे अलंकार जो नए आए, पाश्चात्य अलंकार, वो सब इसी छायावाद की देन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। जैसे मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी रचना उस लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव होती है। भले ही वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखे, किसी घटना विशेष के लिए लिखे, लेकिन उसके व्यूज़, उसके व्यवहार, उसके विचार उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित हो ही जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के विषय में। इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। 1889 में काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। देखिए, पहले भाषा को सीखना बहुत आवश्यक माना जाता था और केवल एक भाषा को नहीं, अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बच्चे प्राप्त करते थे और घर पे ही अध्ययन कर लेते थे। जबकि ना उस समय इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन था, फिर भी बच्चों घर पे ही शिक्षा प्राप्त कर लेते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग उस समय होते थे वो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। आजकल की तरह नहीं कि बस इंग्लिश की तरफ भागा जा रहा है या सिर्फ हिंदी को कामकाजी भाषा में ही देखा जा रहा है या कविताओं में और शायरियों में ही देखा जा रहा है। ऐसा नहीं था। हर भाषा का ज्ञान हर कोई व्यक्ति ग्रहण करता था। और 1937 में इनका निधन हो गया, यानी कि इन्होंने गुलामी का जीवन ही देखा, आज़ादी का जीवन ही नहीं देख पाए। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। और कामायनी इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। अगर इनके पहचान की बात कहें या इनके प्रसिद्धि की बात करें, तो कामायनी एक ऐसी रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये लास्ट पैरा देखते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। पहले समझते हैं कोमलता। कोमलता शब्द तो आप समझते हैं, कोमलता मतलब कोमलता, सॉफ्टनेस। माधुर्य मतलब क्या होता है? माधुर्य का अर्थ होता है प्रेम से। और शक्ति, शक्ति का मतलब पावर से समझते हैं। और ओज का मतलब होता है वीरता से। ठीक है, तो मैंने आपको 3 शब्द बताए। माधुर्य का मतलब होता है प्रेम से या श्रृंगारिकता से, शक्ति का मतलब पावर, और ओज का मतलब होता है वीरता से। तो इनका जो साहित्य है वो जीवन की इन सारे गुणों को, सारी स्थितियों को सम्मिलित करता है। छायावाद कविता की अतिशय काल्पनिकता, अतिशय का मतलब होता है अत्यधिकता। जैसे अतिशयोक्ति बना ना, अतिशयोक्ति अलंकार आपके सिलेबस में है। तो अतिशय उक्ति मतलब किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ा के वर्णन। तो छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, ये इनकी विशेषता है कि छायावाद कविता को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर कल्पना की है। उसमें सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, अगर प्रकृति की हम बात करें तो प्रकृति का तो सौंदर्य वैसे ही विराट है, चरम है। तो उस सौंदर्य की बात करें तो उसका सूक्ष्म चित्रण मतलब बहुत ही छोटे से छोटी बात का इन्होंने चित्रण किया है, पिक्चराइज किया है, बताया है अपने शब्दों में।
प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रकृति प्रेम, क्योंकि छायावादी हैं तो प्रकृति प्रेम तो होगा ही। देश प्रेम, क्योंकि उस समय की घटनाएं आप समझ सकते हैं, 1889 से लेकर 1937 का समय हमारा देश कई सारी स्थितियों से गुजरा, तो देश प्रेम तो होना स्वाभाविक है। और शैली की लाक्षणिकता, मतलब जो शैली मतलब होता है तरीका, विधि, उसकी लाक्षणिकता मतलब उनके लक्षण, उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का जीवन जीने का तरीका उसकी रचना में साफ दिखाई देता है। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। प्रमुख रचना थी कामायनी। छायावाद के ये कवि हैं। ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये जो सार होता है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से हमें बहुत फैक्ट क्वेश्चन पता चलते हैं। पहली पंक्ति, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। अब यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद ने एक हंस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, और उसमें एक आत्मकथा विशेषांक निकाला, जैसे यानी कि एक मैगजीन निकाली और उसमें एक पेज बना दिया जिसमें सारे राइटर, हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं वो अपनी अपनी आत्मकथा लिखेंगे। एक इसमें एक पेज डाल दिया है ना, जैसे आपने पढ़ा है, आप न्यूज़पेपर लेते हैं, उसमें एक पेज होता है स्पोर्ट्स न्यूज़, एक पेपर होता है स्टेट न्यूज़, एक पेपर होता है नेशनल न्यूज़, एक इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने जब अपनी पत्रिका निकाली तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक पेज होगा आत्मकथा विशेषांक, और उन्होंने सबसे कहा, तो प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। क्यों? अब इसी असहमति में तर्क से पैदा हुई ये कविता है। देखो, लेखक तो अगर कुछ नहीं भी कहेगा, किसी चीज़ के लिए मना भी करेगा, तो उस मना करने के तरीके से ही उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं। तो ये जो कविता हम पढ़ेंगे बच्चों, ये कविता वैसे तो ये आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, इस बात को रखना चाहते थे, लेकिन लिखते लिखते उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आत्मकथा दिखा भी दी। तो इसी असहमति से इस आत्मकथा का निर्माण हुआ, और यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो जब हंस पत्रिका के लिए जब प्रेमचंद ने संपादन इसका किया, आत्मकथा विशेषांक निकाला, तो अपने मित्रों के आग्रह पर, बार बार आग्रह करने पर उन्होंने ये आत्मकथ्य कविता लिखी, और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? हंस पत्रिका में हुआ। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यथार्थ मतलब जीवन के कुछ ऐसे वास्तविक तथ्य इन्होंने बताए हैं जो हम कई बार झुठला देते हैं या कई बार हम बताते नहीं हैं। तो उन यथार्थ माने होता है वास्तविकता, एवं अभाव, अभाव मतलब कमियां, उन पक्षों का मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मार्मिक मतलब हृदय से, है ना, मर्म प्लस एक प्रत्यय है इसमें, मर्म से परिपूर्ण अभिव्यक्ति इन्होंने की है। अभिव्यक्ति मतलब बताई है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन, ललित का अर्थ भी सुंदरता से होता है, ठीक है, और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब माने होता है प्रतीक। माना मैं अपनी बात वर्षा के माध्यम, बारिश के माध्यम से कहना चाहूँ तो बारिश को मैंने बिंब बना लिया। बिंब माने प्रतीक। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। वो कहना चाहते हैं कि मैं लेखक अवश्य हूँ, मैंने जीवन में रचनाएं की हैं, प्रसिद्धि प्राप्त की है, लेकिन मेरी कथा भी सामान्य व्यक्ति की भांति ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। मतलब यहाँ पर वो आपको सच्चाई भी बताएंगे, लेकिन विनम्र स्वभाव से यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें किसी का दोष नहीं है, या जिसका दोष है उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो ये कवि की विनम्रता है, उसमें उनकी मानवता भी दिखाई देगी, और उसमें इस कविता में उनका दर्द भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी बात रखी है। और आत्मकथ्य कविता उन्होंने क्यों लिखी? क्योंकि हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकला था, उसमें प्रकाशित करने के लिए, वो भी अपने मित्रों के आग्रह पर। ये जरूर आप याद रखेंगे कि आत्मकथा क्यों लिखी जयशंकर प्रसाद ने? अपने मित्रों के आग्रह पर। आग्रह मतलब बार बार कहने पर। चलो अब चैप्टर में आते हैं। यह है हमारा चैप्टर जिसको हमने समझना है। ये इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ से प्रश्न जब बनते हैं तो इसी में से मैं बताऊँगी कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हर पैराग्राफ में। तो पहली पंक्ति है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी।
मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इससे पहले हमने जब तुलसीदास पढ़ा था, तुलसीदास की भाषा थी अवधी, और उससे पहले मैंने आपको सूरदास पढ़ा था, उसकी भाषा थी ब्रज। लेकिन ये भाषा ना अवधी है ना ब्रज है, यह है खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, ये कौन सी खड़ी बोली? खड़ी बोली हिंदी है ये। ठीक है, अगर पूछें आत्मकथ्य की भाषा क्या है तो आप बोलेंगे खड़ी बोली हिंदी। तो ये समझने बड़ी आसान होती है। इसमें कुछ कुछ तत्सम के शब्द हो सकते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा तत्सम शब्द आप जानते हैं जो संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं, मतलब संस्कृत के समान ही होते हैं, और तद्भव होते हैं तो थोड़ा सा बिगड़े हुए जो थोड़ा हिंदी के लगते हैं। तो उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। बस उन्हीं शब्दों का मीनिंग समझ लेंगे तो आपको कविता का भाव और कवि के विचार सब समझ में आ जाएंगे। तो मधुप का अर्थ है यहाँ पर भौरा। जैसे मैंने आपसे कहा कि छायावाद की विशेषता क्या होती है? छायावाद की विशेषता ये होती है कि वो प्रकृति से किसी भी बिंब को लेकर उसके सहारे अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद ने भौरे, मधुप माने होता है भौरा। आप चाहें तो बुक लेकर पेंसिल से उन शब्दों को लिखें जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। मधुप माने भौरा। तो कवि भौरे के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी कथा का उल्लेख करते हैं और कहते हैं मधुप गुनगुना कर कह जाता। गुनगुना मतलब गाते हुए, जाने क्या कह जाता है, कौन कहानी यह अपनी, मतलब मन रूपी भौरा। अब मन रूपी, मैंने आपसे कहा ना अलंकारों का प्रयोग होगा इसमें। मन रूपी भौरा न जाने गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि मन रूपी भौरा न जाने कौन सी कहानी अपनी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब यहाँ पर पत्तियां गिर रही हैं देखो कितनी आज घनी के से उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उनके जीवन में जो सुख थे, वो जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, वैसे ही उनके जीवन से सुख झड़कर गिर गए। देखो कितनी आज घनी, मतलब घनी मतलब अधिक। उनके जीवन से बहुत सारा जो सुख था, जो खुशियाँ थी, वो उनके जीवन से चली गई। तो उनके लिए जीवन क्या है? नश्वर है, जीवन कुछ है ही नहीं। दो पंक्ति का मीनिंग समझ में आया कि भौरा जने गुनगुना कर क्या क्या अपनी कहानी कह जाता है, और उसके जीवन की जने कितनी सुख भरी पत्तियां झड़ गई हैं, गिर गई हैं। अधिक घनी मतलब अधिक पत्तियां गिर चुकी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर, ठीक है, मतलब इस गंभीर, अनंत माने होता है आकाश, अनंत माने आकाश, और नीलिमा मतलब नीला आकाश में असंख्य जीवन इतिहास। तो कवि ये मानते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले साहित्य रूपी आकाश में, देखो रूपी रूपी आएगा बार बार क्योंकि अलंकारों का प्रयोग है, और बिंब का इसमें इन्होंने प्रयोग किया है कि मतलब बिंब मतलब प्रतीक, सिंबल दिया है, हर चीज़ का सिंबल दिया है। तो वो कहते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले साहित्य रूपी आकाश में, क्योंकि वो एक खुद लिटरेचर पर्सन थे, तो अपना जीवन जब वो लिखना चाहेंगे तो तुलना भी तो उन्हीं की करेंगे ना कि साहित्य रूपी आकाश में। तो साहित्य रूपी आकाश में जने कितने असंख्य पुरुषों ने, महान पुरुषों ने अपनी जीवन इतिहास कहे यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, तो अब उनको ऐसा लगता है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस साहित्य रूपी आकाश में जने कितने महापुरुषों ने अपने इतिहास कही, अपने जीवन इतिहास कही, आत्मकथा कही, और यह लोग करते ही रहते हैं। अब उनका इतिहास पढ़कर ऐसा लगता है कि वो अपना ही व्यंग मलिन उपहास कर रहे हैं। व्यंग माने, व्यंग आप समझते हैं, तुलसीदास मैंने आपको बताया था कि व्यंग माने क्या होता है? कटाक्ष करना, और मलिन माने होता है गंदा। मलिन माने गंदा, उपहास माने मजाक। ऐसा लगता है कि उन्होंने उतने बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन वृत्त जब लिखा तो वो अपना ही स्वयं क्या कराते रहे? उपहास कराते रहे, वो भी गंदा मजाक कराते रहे। उन्होंने अपना जीवन इतिहास लिखकर अपना ही मजाक बना दिया, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े महान इतिहास में जो महान पुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखा, अपनी आत्मकथा लिखी, तो उनको भी समाज ने उनके जीवन पर मजाक उड़ाया। तो मेरे पास तो जीवन में कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहली पंक्ति में कहा ना कि जिस प्रकार एक मेरे मन रूपी भौरे से मेरा मन रूपी भौरा कहता है, और ये जो बाग है, बगीचा है, उससे मेरे जीवन रूपी बगीचे से बहुत सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, यानी कि सूख जा चुका है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, और जबकि यहाँ पर महान पुरुषों ने भी इतनी सारी आत्मकथाएं लिखी, तो लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं। और तब भी तुम कह रहे हो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। दुर्बलता माने कमजोरी। देखो ये हमारा समाज है, ये किसी की भी कमजोरी की क्या कर सकता है? मजाक ही उड़ा सकता है बस।
थोड़ी देर के लिए आपके सामने कहेगा हाँ ठीक है तुम कमज़ोर हो ये है, लेकिन पीठ पीछे आपकी कमज़ोरी की क्या उड़ जाएगी, मजाक उड़ाई जाएगी। तो कवि कहते हैं कि तब भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं, किसके माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और फिर कवि कहते हैं कि तुम क्या मेरी कहानी सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि सुख किससे प्राप्त होता है, जब हमें कुछ अच्छा मिलता है। तो जब वो कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, मतलब मेरे जीवन रूपी गागर, रीति माने रिक्त और रिक्त माने खाली, रीति माने रिक्त, रिक्त माने खाली। मैंने आपसे कहा ना कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपने समझना है, बाकी बहुत सामान्य से साधारण सी भाषा है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति, जब तुम सुनोगे तो तुमको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीवन तो भावों से खाली है। मेरा जीवन में कोई भाव है ही नहीं, भाव मतलब सुख नहीं है, खुशी नहीं है। यह गागर रीति मतलब मेरा गागर मतलब जीवन, रीति मतलब खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, और कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, देखो गागर की बात कही और पानी नहीं है कहा, उसमें खाली है कहा, तो कवि कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो, मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो, लेकिन अगर ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाव भरे खाली जीवन को देखकर तुम सुखी हो जाओगे, मतलब मेरा जीवन तो भावों से खाली है। तो किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझे मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब तुम चाहते थे कि मेरे जीवन के बारे में सुनकर तुम्हें थोड़ी देर क्या होगा, सुख प्राप्त होगा, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई भी खुशी कोई भी सुख नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कवि मतलब कहीं ना कहीं कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं, रिक्त मानते हैं, और ये मानते हैं कि उनके जीवन में कोई भी खुशी कोई भी सुख नहीं है। और उनको लगता है कि जीवन में इतने सारे लोगों ने, अपने महान पुरुषों ने अपने इतिहास लिखे, तो लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया। तो मेरे दुर्बलताओं को सुनकर आप क्या करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे। तो वो अपनी दुर्बलता अपनी कमजोरी को नहीं कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे जीवन के विषय में जानकर सिर्फ तुमको क्या मिलेगा, खालीपन मिलेगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि अपने तुमको ऐसा लगेगा कि तुम मेरे जीवन से सुख पाओगे, लेकिन मेरा जीवन तो पहले से ही खाली है। अगला, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, क्या है कि अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। देखो सरलता मतलब क्या होता है, जो सरल मन वाला होता है। हम इस समाज में जी रहे हैं जहाँ अगर कोई सरल होगा, सीधा साधा होगा, तो हर कोई उसको धोखा देगा, हर कोई उसको छल करेगा। तो वो कहते हैं कि यह विडंबना है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरलता की हमेशा क्या उड़ाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है। यानी कि सरल मन वाले की क्या होती है, हंसी उड़ाई जाती है। और आत्मकथा की भी यही विडंबना है कि आत्मकथा में भी सारे पहलू जो होते हैं सरल रूप में होते हैं। मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ पर दुखी था, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरे जीवन की खुशियाँ चली गई। ये सरल रूप तो है, इसमें कोई रोमांच नहीं है, इसमें कोई वीरता नहीं है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। ये जीवन के वो यथार्थ चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ क्या है, दुख है। और ऐसे सरलता के लोग क्या करेंगे, उज्जवल भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, कि पहले तो मैं अपनी सरलता सुनाऊं। आत्मकथा में हमेशा सरलता होती है। भूलें अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब धोखे। मैंने आपसे कहा ना, सरल मन वाले व्यक्ति को क्या मिलेंगे, धोखे मिलेंगे। तो कहते हैं कि क्या मैं अपने मन की प्रवंचना भूल कर, अपने धोखे भूल कर औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर मैं दूसरों के द्वारा मिले धोखों को भूला नहीं हूँ, ऐसे क्या मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियों को प्रकट करूँ, मतलब मैं बताऊँ कि मेरे भीतर क्या था, औरों की दिखलाऊँ मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। वो कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा उन रातों की कैसे गाऊँ। उज्जवल गाथा मतलब अच्छी अच्छी गाथा, अच्छी अच्छी कहानी कैसे सुनाऊँ, जिसमें क्या था, जिसमें उज्जवल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, उन खुश भरे क्षणों की, उन सुख भरे क्षणों की मैं तुम्हें अपनी बातें, उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे कभी सुख मिला। अब देखिए कवि की विशेषता देखिए आप, वो कह भी रहे हैं कि नहीं बताऊँगा, और नहीं बताऊँगा कहते कहते भी अपने जीवन की घटित हर घटना को बता भी रहे हैं। तो वो फिर कहते हैं कि
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मतलब मेरे जो निजी क्षण थे, अब वो निजी क्षण, हमारे निजी क्षण किसके साथ होते हैं? हमारे अपने ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे हम प्रेम करते हैं। तो कहते कि मैं अपने मित्रों को या मैं दूसरे लोगों को मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं जिसमें मैं हंसते खिलखिलाते, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली, मतलब मैं जिस समय मैं हंसते खिलखिलाते अपने प्रिया के साथ था, मतलब अपनी पत्नी के साथ था या अपनी प्रेमिका के साथ था, मैं उन क्षणों को तुम सबके समक्ष कैसे बताऊं। मिला कहाँ, फिर वो कहते देखो, फिर जब वो जैसी वो ये बात छेड़ते हैं, जैसे वो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर उनका एक दुख जागता। वो कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि मुझे तो वो स्वप्न भी, वो सुख भी स्वप्न की भांति मिला, जैसे कोई स्वप्न नींद खुलते ही गायब हो जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में सुख आया जैसे स्वप्न आता है। मिला कहाँ वो सुख जिसका, मतलब मुझे वो सुख नहीं मिला जिसका मैं सपना देख रहा था। आलिंगन मतलब होता है गले लगना या बाहों में भरना। तो आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, मतलब उनको लगता है कि उनके जीवन का सुख या उनके जीवन की प्रेमिका या पत्नी जो भी थी, उन्होंने यहाँ पर देखो पत्नी, प्रेमिका और सुखों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। तो आप यहाँ पर उसको पत्नी प्रेमिका भी कह सकते हैं या सुख भी कह सकते हैं। हम दो अर्थी में समझेंगे कि यहाँ पर उस सुख की बात भी कर रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख स्वप्न की भांति आया, और जैसे ही मैं उस सुख को पाना चाहता था, मैं ही जैसे ही उस सुख को अपनी बाहों में भरना चाहता था, मुस्कुरा कर जो भाग गया, वो मुस्कुरा कर भाग गया। मेरे हाथ में आते आते, मेरे जीवन में आने से पहले ही सुख भाग गया। अब आगे वो अब यहाँ से अपनी प्रेमिका या प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्योंकि देखो अब हमने बात छेड़ दी ना, हम उनके जीवन में घुस रहे हैं। तो होता है ना कभी कभी, जैसे हम बात करते 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 हम कहीं से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो कभी भी जब अपने जीवन में बता रहे हैं, अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, तो बताते बताते देखो शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने, लोगों ने अपनी कथाएँ कही हैं, मैं कथा कह के अब क्यों अपना मजाक उड़ाऊँ। ठीक है, मैं अपनी कमजोरी कहूँगा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा जीवन खाली है भावों से, तुमको लगेगा हम अपना सुख भरेंगे लेकिन मेरा जीवन तो खाली है। फिर वो कहते हैं कि मेरे सरलता की लोगों ने मजाक उड़ाई है, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आत्मकथ्य सरल भाषा में होती है, सरल तथ्य होते हैं तो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को भूलकर मैं तुम्हें अपने निजी क्षण बताऊं भी तो कैसे बताऊं, क्योंकि उन उज्जवल रातों में भी क्या हुआ, मैं जैसे ही स्वप्न देख रहा था सुख का, या जैसे ही मैं अपनी प्रिया से मिल रहा था, बाहों में आने से पहले ही, या स्वप्न या सुख मेरे जीवन में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गए। अब वो अपनी प्रिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण मतलब होता है लाल और कपोल मतलब होता है गाल। तो अपनी प्रिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, ऐसा लगता है कि जैसे क्या था, अनुरागिनी उषा ली थी। उषा मतलब होता है सुबह का समय, और अनुराग मतलब होता है प्रेम। तो कैसी सुबह, प्रेम भरी सुबह, निज सुहाग मधुमाया में, मधुमाया मतलब प्रेम से भरी हुई। तो कवि कहते हैं कि उसके जो अरुण कपोल हैं, यानी कि जो लाल गाल हैं, उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उषा भी अपनी लालिमा इसी से लिया करती है। उषा मतलब सुबह, और सुबह का जब सूर्य उदित होता है, आप देखते ना कैसे लालिमा लिए हुए उदित होता है। तो अपनी प्रिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी लाल गालों को देखकर ऐसा लगता है कि वो सुबह का, वो जो सूर्य निकलने का समय है वो समय है, वो प्रेम भरी सुबह है, और वो प्रेम से भरी हुई सुबह है। मधुमाया मतलब वो प्रेम से भरी हुई सुबह है। उसकी स्मृति पाथेय बनी, स्मृति मतलब यादें, और पाथेय मतलब क्या होता है, देखो पाथेय पथिक से बना है, और पथिक माने होता है यात्री। देखा आगे लिखा ना, थके पथिक की पंथा की। तो पाथे मतलब होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ता काटने के लिए, माना हमने पानी की बोतल ले ली, थोड़ा सा रोटी सब्जी ले ली, हम रास्ता काटने के लिए कुछ रखते हैं अपने पास, तो उसे बोलते हैं पाथेय। तो उसकी स्मृति पाथेय बनी, और यहाँ पर रास्ता कौन सा काट रहे हैं, वो जीवन काट रहे हैं। कभी क्या कर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। तो उसकी यादें, किसकी यादें, प्रेमिका की यादें, किसकी यादें, सुखों की यादें, किसकी यादें, उन खुश भरे क्षणों की यादें जो उनके लिए स्वप्न की भांति उनके जीवन में आई। ठीक है, समझ रहे आप, तीनों चीज़ें समझो। तो उसकी यादें मेरे लिए क्या बन गई हैं, सहारा बन गई। पाथे मतलब सहारा बनी है थके पथिक की पंथा की।
पंथा माने रास्ता और पथिक माने यात्री। तो जो थका हुआ यात्री है, जब यात्री थक जाता है क्या करता है? बैठता है, थोड़ी देर पानी पीता है, थोड़ा खाना खाता है, फिर आगे सफ़र तय करता है। तो जीवन जीने के लिए भी जब मैं थक जाता हूँ, कवि कहते हैं, तो उसकी यादें मेरे लिए क्या बनी है? पाथेय बनी है। पाथेय माने सहारा बनी है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कवि कहते हैं सीवन मतलब सिलाई। अच्छा आप सोचो, गद्दा है, रजाई है, उसकी सिलाई उधड़ के आप देखोगे तो अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वैसे कहते हैं कि मेरे जीवन की सीवन मत उधेड़ो, मतलब मैं जो चीज़ें भूलना चाहता हूँ, जैसे ना हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद उसमें एक ऊपर से कठोर लेयर जम जाती है। हमारी बॉडी में इतनी पावर है, हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि बहुत सारे घाव हमारा शरीर खुद भर देता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, चोट के ऊपर एक हार्ड लेयर लग जाती है ना, तो हार्ड लेयर जैसे ही हटाओ तो फिर से बाहर ब्लड आने लगता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, उसके माध्यम से समझो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ दुख समय के साथ, मैं ये नहीं कहती कि वो ख़त्म हो गए, लेकिन समय के साथ साथ उसमें एक लेयर जम जाती है। और कोई जब हमसे उन दुखों का विषय में पूछता है तो लेयर अपने आप हटती है, और हटती है तो फिर से दुख क्या हो जाते हैं? ताज़ा हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कह रहा है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब जीवन की कहानी, कंथा मतलब अंतर्मन, मेरे मन के भाव। क्यों सीवन को उधेड़ रहे हो, क्यों सिलाई को उधेड़ रहे हो, क्यों मेरे जीवन के दुखों को कुरेद रहे हो, ठीक है। और क्यों मेरी कंथा की मतलब जीवन के अंतर्मन की सीवन को क्यों उधेड़ रहे हो, क्यों मेरे दुखों को कुरेद रहे हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहते हैं मेरा तो बड़ा छोटा सा सामान्य सा जीवन था, अभावों से भरा हुआ जीवन था। इस जीवन की मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मेरे को ऐसा मिला वैसा मिला। तो कवि खुद कहते हैं मेरा तो छोटा सा जीवन था, और वो छोटा सा जीवन भी कैसा था? अभावों से भरा हुआ था, जिसमें कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि कहते हैं मेरे लिए तो ये अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। आप देखो कवि की कौशलता देखिए, कवि ने अपने विषय में बता भी दिया, अपना दुख भी बता दिया, और वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं चुप रहना चाहता हूँ। क्योंकि आत्मकथ्य विशेषांग में उनकी आत्मकथ्य छपी है, ये छपी है। तो आत्मकथ्य कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दुख भी लोगों को बता दिए, अपना जीवन भी बता दिया, और फिर भी उन्होंने एक सस्पेंस रखा कि मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर तुम क्या भला करोगे, मतलब तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। हम क्या करते हैं आज देखो यूट्यूब में कितना चलता है ना, मोटिवेशन लेक्चर, मोटिवेशनल स्टोरी। कौन किसकी ऐसी स्टोरी सुनना चाहेगा कि उसने दुख भरा जीवन जिया और दुखों में ही मर गया, कि कोई नहीं सुनना चाहता। तो कवि कहते हैं मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर तुम्हें कोई भी प्रेरणा, कोई भी मोटिवेशन प्राप्त नहीं होगी। मेरी भोली भाली आत्मकथा है, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। अब भला कैसे, मतलब मोटिवेशन, भैया अच्छा तूने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे। कौन ऐसा वो कहेगा भैया तुम्हारा जीवन तो ख़त्म है। तो सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कहते हैं वह अभी थक कर सोया है। कौन कौन? मेरा दुख, मेरा दुख इस समय शांत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि जैसे चोट के ऊपर एक लेयर जम जाती है, वैसी दुखों के ऊपर एक लेयर जम गई है। तो कवि कहते हैं कि मेरा दुख अभी अभी शांत है, अभी अभी सोया है, थका है, इसलिए उसको जगाओ मत। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा माने परेशानी, मौन मतलब चुपचाप। मेरी जो व्यथा है, जो दुख है, वो चुपचाप अभी सोया हुआ है, उसको मत जगाओ। क्योंकि अगर जग जाएगा तो फिर मुझे पुराना दर्द, पुरानी यादें याद आएंगी, फिर मैं और दुखी हो जाऊंगा। तो अब देखो पूरे आत्मकथ्य को हमको इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ घटित घटनाएं होती हैं, और ये कौशलता है कवि की, जयशंकर प्रसाद की, कि उन्होंने अपने जीवन के दुखों को बता भी दिया, और अपने जीवन के दुखों को बताने के बाद भी उन्होंने क्या करा, एक सस्पेंस रखा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और उन्होंने ये कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कैसा बताया, और महान लोगों से छोटा बताया। ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, देखो बच्चों, पहला जो पैराग्राफ है वहाँ से प्रश्न ये आएगा कि कवि भौरे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, या उन्होंने महान लोगों के जीवन के विषय में क्या कहा है, फिर उन्होंने अपने जीवन की दुर्बलता किसे कहा है, उन्होंने
ये क्यों कहा है कि सरलता की हंसी उड़ाई जाती है? ये सब इसमें आए हैं, ये सब क्वेश्चन इसमें आए हैं। और वो कौन सा सुख था जो उनको मिला ही नहीं? अब जब ऐसा प्रश्न आएगा, आप प्रेमिका पत्नी का भी जिक्र करेंगे और जीवन के सुखों का जिक्र भी करेंगे और स्वप्न की उससे तुलना करेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये कि उन्होंने अपनी प्रिया की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है, किसके समान किया है? सुबह के सुंदरता से किया है, ठीक है। और हाँ, उनके जीवन जीने का सहारा क्या है, किसकी यादें हैं, क्या उनकी यादों से उनका जीवन कैसे कट रहा है? और थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ठीक है, तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनेंगे। ये प्रश्न इसी तरह के होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है ना, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्यों बचना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसका जीवन सरल है, उसको लगता है उसका जीवन अभावों से भरा है, उसको लगता है उसने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया, उसको लगता है कि अपनी जीवन की कमजोरी बताना हंसी उड़ाना। देखो 4 पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट 2 नंबर पक्के। अगला प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी उसकी जो दुख है, जो व्यथा है, जो परेशानी, वो सोई हुई है, वो अभी चुपचाप मौन है, ठीक है। और अभी समय नहीं है, मतलब अभी अगर उसको जगाया गया तो फिर से वो दर्द फिर से बाहर आ जाएगा। तो इससे कहते हैं कि अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरा जो दर्द है वो सोया हुआ है, उसको सोने दो। इसलिए वो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में इस पंक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? अभी आपको बताया ना, स्मृति को पाथेय मतलब जिंदगी जीने का सहारा। किसकी यादें? सुखों की यादें। किसकी यादें? प्रिया की यादें, ठीक है। तो पाथेय मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सहारा। किसका सहारा? पथिक का सहारा। और पथिक कौन है? यात्री। यात्री मतलब मनुष्य, और यात्रा मतलब जीवन, ठीक है। अब भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया? आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पर प्रेमिका का या अपने आने वाले जीवन में सुखों का वर्णन कर रहे हैं। अब जिसके उनका पोलो की यहाँ पर अपनी प्रिया की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की? कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? वही कहना चाहता है कि मैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, मैं अपने सामान्य से जीवन की बड़ी बड़ी गाथाएँ, बड़ी बड़ी कहानी कैसे सुनाऊँ, जबकि मेरा जीवन अभावों से भरा हुआ है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। देखिए, खड़ी बोली की भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है ना। ऐसे करके आप लिखेंगे इसमें। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से व्यक्त किया है? वही एक प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद की इस रचना को पढ़ा। आगे भी हम इसी क्षितिज वाले सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और फिर बाद में हम इसकी जब आपके दिसंबर जनवरी में इसके सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।